हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी बेस्ड सारे जो चैप्टर हैं उनका हम टॉपिक वाइज सारा आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। पूरा एनसीईआरटी पढ़ना और उसको फिर से समझना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। पर यहाँ पे हम जो भी लेक्चर लेंगे उसमें सारे टॉपिक, एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। एनसीईआरटी का जितना एनसीईआरटी में टॉपिक लिखा हुआ है वो सारे बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट खुद से भी जैसे अलग अलग आते हैं ना, इम्पॉर्टेंट बहुत सारे हो जाते हैं जो अलग से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आपको हम अलग से बताएंगे। अगर उस चैप्टर में अलग से इम्पॉर्टेंट आ रहा है तो हम वो भी समझाएंगे। पर एनसीईआरटी में जितने टॉपिक हैं आप मिला लीजिएगा, वो जो टॉपिक है ना, जो हेडलाइन दिया हुआ है, जितना भी हेडलाइन है वो सारे हम समझाएंगे आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से। और जो एनसीईआरटी में लिखा रहता है, जो बहुत डेफिनीशन उसका एग्जाम्पल करके और डेफिनीशन जैसे डिफ़ाइन किया जाता है, ऐसे किया जाता है, वैसे डिस्क्राइब, ऐसे बहुत सारा लिखा रहता है ना, तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। बेस्ड क्या रहेगा, एनसीईआरटी ही रहेगा पूरा, और उसी में से हम छोटे छोटे जो आपको समझ में आ जाए वो हम लिख रहे हैं, छोटा छोटा करके, कि आपको समझ में भी आ जाए, उस पर क्वेश्चन भी बने और सारे टॉपिक कवर रहेंगे तो सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। कहीं से भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछ ले आपसे बन जाएगा। अगर पूरा टॉपिक ही, आप पूरा सिलेबस अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सिलेबस से ऊपर दे देगा एग्जाम में, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। हमेशा ही सिलेबस के ही अकॉर्डिंग देगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग तो देता ही है, और एनसीईआरटी पे ही आता है। एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन लिया जाएगा वो सब एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट क्या करते हैं, सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर 1, वो हमारा केमिस्ट्री का है। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है और हम क्लास 10th वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी फुल बेस्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ाते हमको याद हो गया क्वेश्चन, पर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक चैप्टर है। चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ आपको आ रहा है वो ना आपको जानना है। तो एनसीईआरटी क्या कर रहा है कि केमिकल इक्वेशन सीधे पढ़ा रहा है, तो आपको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन भी जानना है। वो जो केमिकल रिएक्शन भी लिख रहा है ना, तो वो केमिकल रिएक्शन हेडलाइन नहीं दिया है, वो क्या कर रहा है, उसमें पूल एक्सप्लेन करते जा रहा है, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या लिख रहा है वो। क्योंकि जब तक आपको टॉपिक पता नहीं रहेगा, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ के भी क्या करेंगे जब आपको टॉपिक ही नहीं पता रहेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखेंगे हम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंसेज रिएक्टेंट्स। अगर सब्सटेंसेज हम ले रहे हैं तो रिएक्टेंट होगा। जो प्लस के ये जो एरो है, एक रिएक्शन ले रहे हैं, इसको आप समझिएगा अभी रिएक्शन के थ्रू। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उसी का यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं था और एग्जाम्पल 2-3 आपको समझाना जरूरी है। पर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर हम ले रहे हैं CO2, ठीक है, और प्लस H2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, CH3OH। ये तो सबको पता है कि, तो फिर इसमें क्या करता है, जो एरो के इस साइड होता है ना, इस साइड, वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा हो गया रिएक्टेंट, और इस साइड हो गया प्रोडक्ट। और ये पूरे को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन करके ये बनाता है ना। तो जो सब्सटेंस इस साइड रहेगा, मोर सब्सटेंस, जो ज़्यादा सब्सटेंस रहेगा वो रिएक्टेंट कहलाएगा। और जो कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस, जो सब्सटेंस 2-3 को मिल के बन रहा है, या फिर एक ही को 2 को बन के बन रहा है, 1 और मोर सब्सटेंसेज जब मिलकर कुछ बन रहा है, नया प्रोडक्ट आ रहा है, नया सब्सटेंस आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिसका प्रॉपर्टी इस सब्सटेंस से अलग रहेगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या कि एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस है जब 1 और मोर एलिमेंट, यानी कि 1, 2, 3 कितना भी सब्सटेंसेज मिल जाएंगे, उसे रिएक्टेंट और आर कन्वर्टेड, जब वो बदलते हैं न्यू सब्सटेंसेस में, नए सब्सटेंसेस में, जिसे प्रोडक्ट बोलते हैं, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज
देता है, उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, हम आपको ऐसे समझा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कैसा होता है और उसको सिंपल इक्वेशन फॉर्म में कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे ये है हमारा इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, कि जिसको जैसे जिंक है ना, तो जिंक यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपको जैसे CO है तो कार्बन ऑक्साइड है, तो क्या कर रहा है कि CO है तो उसको हम कैसे कार्बन ऑक्साइड भी तो लिख सकते थे, तो उसको CO में लिख दिया, तो ये हो गया सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंबॉलिक इक्वेशन। और जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो वो हो गया केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो वो हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम Mg, ठीक है, Mg हो गया हमारा, और प्लस ऑक्सीजन O2, बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2। MgO होता है ना, नहीं MgO2 होता है। ठीक है, तो यही है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO2। ठीक है, तो MgO ही होता है, सॉरी MgO होता है, MgO2 नहीं होता है। ठीक है, जब इसका जो वैलेंसी होता है वो कन्वर्ट करता है, तो इसका वैलेंसी कितना होता है 2 और इसका भी वैलेंसी होता है 2, तो वो दोनों का कैंसिल होकर MgO बन जाता है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा माइंड में गलत आ गया था, तो उसको हम समझाएं MgO होगा, MgO2 नहीं होता है। ठीक है, MgO जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर आता है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम देख लिए केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, फिर हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन जो होता है, अ केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला। जब केमिकल, ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन है ये, जब हम सिंबल में नहीं लिखे, ये सिंबल आप मिटा लीजिए। ठीक है, सिंबल जो है वो केमिकल इक्वेशन इसी को कहते हैं, और जब सिंबल नहीं लिख रहे हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बताएं, जब हम सिंबल में नहीं लिख रहे हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और जब हम सिंबल में लिख देते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन यूज करता है सिंबल एंड फॉर्मूला। जब सिंबल और फॉर्मूला जब यूज होने लगता है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो उसी का हम एग्जांपल लेते हैं, अनबैलेंस्ड। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। किसी भी रिएक्शन को आप अगर अनबैलेंस्ड छोड़ रहे हैं तो वो कोई काम का नहीं है, अगर आप उसको बैलेंस कर देते हैं तो वो सबसे अच्छा हो जाता है। ठीक है, वो देखने में अच्छा लगता है, कोई पढ़ रहा है ना तो वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, जो हम यहाँ पे देखे थे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही हमारा सिंबल में, जब इसी को हम सिंबल में लिख दिए तो वो क्या हो गया, ये केमिकल इक्वेशन हो गया, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। अब ये जो है वो बैलेंस्ड नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड। अब जब यही बैलेंस कर देंगे, जैसे Mg है यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, पर O2 यहाँ पे 2 को है और यहाँ पे 1 है, तो ये बैलेंस्ड नहीं हुआ। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी 2 बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे तो 2 से कर देंगे कि O2 को हो जाए, तो फिर Mg भी तो 2 को हो गया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। तो ये क्या बन गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। ये जो हुआ हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ, और ये जो था हमारा पहले से वो था अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम जानते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन जो है वो सबसे पहला उसका होता है कि उसका
जो केमिकल इक्वेशन 2 टाइप्स के होते हैं, पर आपको पढ़ना क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड आप पढ़ के भी क्या कीजिएगा, अनबैलेंस्ड अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें जब इसी चीज़ में अनबैलेंस्ड क्या हुआ कि ऐसा इक्वेशन जो सीधा लिख दिया जाए तो वो अनबैलेंस्ड हुआ। और वही जब बैलेंस्ड की बात आएगी तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, और केमिकल इक्वेशन मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलती थी कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास क्या है, जो ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना बन सकता है, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय यानी कि तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, केमिकल इक्वेशन किस पे क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि है मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो सो नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम जो होगा वो दोनों साइड इक्वल होगा, तो उसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बैलेंस करके आपको दिखाएं और बैलेंस करके दिखाते हैं, ठीक है। तो Zn है प्लस H2SO4 है, तो ZnSO4 प्लस H2 आया ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे Zn एक है, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन ही है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे, Zn एक यहाँ पे भी है, Zn एक यहाँ पे भी है, SO4 यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ठीक है। H2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ये क्या हो गया है कि बैलेंस्ड रिएक्शन, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे कि तैसे हम लिख रहे हैं, कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो हो गया हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिर आता है हमारा, ये तो समझ में आ गया। अब स्टेप्स टू बैलेंस इक्वेशन। अब ऐसा स्टेप जो एनसीईआरटी में देखिएगा सारा टॉपिक यही है, सेम टॉपिक वहाँ पे हेडलाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लैक और ब्लू पेन से आपको देखना पड़ेगा और देख देख के आप समझिएगा। एनसीईआरटी को खोल के आप मोबाइल में देखते रहिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टेप क्या है हमारा, बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तो हमें 4 स्टेप की ज़रूरत पड़ती है, 4 स्टेप की, ठीक है, 4 स्टेप जो कि एनसीईआरटी के में लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी में पता है इतना बड़ा बड़ा लाइन करके लिख दिया है और वो समझना भी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम तुरंत ही एग्ज़ाम दिए हैं, तुरंत ही क्या हो गया 2 साल, तो हमें भी वही चीज़ से गुजरना पड़ा है। तो आपके लिए हम उसको थोड़ा हल्का बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है स्टेप टू बैलेंस इक्वेशन, तो सबसे पहले राइट द स्केलेटल, जिसको अनबैलेंस्ड बोलते हैं इक्वेशन। स्केलेटल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो हम इसको अनबैलेंस्ड बाद में लिख दिए हैं कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो राइट द स्केलेटल यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन, सबसे पहले आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। और फिर लिस्ट एटम्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के जो एटम होंगे उनका आप लिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है, लिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या उसमें दिया हुआ है और क्या क्या नहीं, ठीक है। फिर आता है हमारा बैलेंस्ड मेटल्स, सबसे पहले हम बैलेंस मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबको देखते देखते बैलेंस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल्स को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, ठीक है। ऐसे करके आपको बैलेंस करना है। फिर आपको करना है चेक एटम्स अगेन, फिर जब एटम को हम लास्ट में फिर से चेक करेंगे कि वो बैलेंस हुआ क्या नहीं। एरो के इस प्रोडक्ट भी सेम है और रिएक्टेंट भी सेम है या नहीं है, ठीक है। तो फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं Fe फेरस प्लस H2O। फेरस जो होता है हमारा आयरन और H2O से उसका हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा आता है Fe3O4 और प्लस H2 बाहर चला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, Fe कितना है, एक, Fe एक है और यहाँ पे Fe3 है, H2 है, यहाँ पे H2 है, 2 तो ठीक है, O क्या है, यहाँ पे O 1 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लगा देंगे Fe की जगह पे 3, तो सबसे पहले 3 बैलेंस हुआ। फिर यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O4 है ना, तो O भी तो 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 लगाए, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे भी 4 लगा देंगे, हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। देख लीजिए, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 8, इधर भी 8 और O4 आया समझ। और आज के लेक्चर में इतना ही, ये था बैलेंस्ड इक्वेशन। फिर अगले लेक्चर में हम टाइप ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और थैंक यू, इस लेक्चर के लिए इतना ही।